गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने देखा विवाह की संस्था और उससे पिछली में विवाह की संस्था और पिछली में परिवार की संस्था देखी। आज हम नातेदारी की संस्था में नृत्य और प्रवर्तन पढ़ेंगे कि कैसे नगरीकरण की प्रक्रिया नातेदारी की संस्था, विवाह और परिवार की संस्था को देखती है। ये तीनों टॉपिक आज कवर हो जाएंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, जिसको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए जो कि फ्री नहीं है, ठीक है, उसकी पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। दूसरी बात, टेलीग्राम लिंक भी अवेलेबल है नोट्स के लिए, वहाँ पे आप जाके ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए कि हमें ज्वाइन करनी है। ऑनलाइन क्लासेस टॉपिक वाइज भी है कि आपको लगता है कि मुझे सब कुछ समझ आ गया, मुझे सिर्फ एक टॉपिक समझना है, ठीक है, तो उस टॉपिक के हिसाब से भी है, पर आवर के हिसाब से क्लासेस और सिलेबस के हिसाब से भी कवर कराई जाती है। एमए का जैसे आपको सिलेबस करना है कि मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, मेरा पेपर अच्छे से क्लियर हो जाए, उसके हिसाब से भी कराई जाती है, ठीक है। ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए जरूर। चलिए आगे चलते हैं। तो नातेदारी की संस्था देखते हैं। भारतीय समाज में नातेदारी, ठीक है, किनशिप, ठीक है, नातेदारी पैटर्न को सामान्यतः हिंदू संयुक्त परिवार के संदर्भ में देखा जाता है। जो नातेदारी की परिवर्तन है तो उसमें क्या होता है, इसमें देखते हैं हिंदू संयुक्त परिवार के संदर्भ में उसमें देखा जाता है। भारत में नगरीय संदर्भ में परिवार के धन की भांति नातेदारी का ये क्षेत्र पुनः ग्रामीण और नगरीय के बीच विरोध के उसी द्विविभाजन संबंधी दावे से ग्रस्त है, ठीक है। तो गांधी आर ने भारतीय नगरवासियों के प्राथमिक अंतःक्रियाओं के क्षेत्र के रूप में परिवार, बंधु समूह और उपजाति का अध्ययन किया और पाया कि दास बनिया उपजाति की 36.7% महिलाओं का पैतृक या जन्मजात रिश्तेदार उसी नगर में रह रहे थे। तो उनका कहना था कि जो नातेदारी थी कि उन्होंने देखा, गांधी आर ने जो बनियों में उन्होंने उपजाति का अध्ययन किया, उन्होंने उसमें देखा कि जो 36.7% जो महिलाएँ थी, तो वहाँ पे जो उनका जन्मजात रिश्तेदार था उसी नगर में रह रहा था जहाँ पर उनका विवाह हुआ था। तो वाटुक के अनुसार उत्तर भारतीय नातेदारी पद्धति में पितृवशीय महत्व होने के कारण एक पत्नी के अपने पति, अपने नातेदारों और सगोत्र संबंधियों तथा उनकी पत्नियों के साथ अधिक बार और गहनतापूर्वक अंत्यक्रिया करने की आशा की जाती है। तो वाटुक के अनुसार कि जो उत्तर भारतीय नातेदारी थी वहाँ पर पाया जाता था कि जो पत्नी है वो अपने पति के नातेदारों को, रिश्तेदारों को और उनके संबंधियों के साथ हमेशा अंत्यक्रिया मतलब करके रहे, मतलब आपस में एकजुट होकर रहे, ठीक है। तथापि मेरठ में उन्होंने पाया कि बड़ी संख्या में विवाहित महिलाएं जो अपने जन्मजात रिश्तेदारों और दास स्वयं अपने माता पिता के निकट रहती हैं को अपने संगोत्र रिश्तेदारों की अपेक्षा उनके साथ अधिक अंत्यक्रिया होती है। मेरठ में उन्होंने पाया कि जो पति के रिश्तेदारों से अधिक उनको जहाँ वो रहती हैं उनके जन्मजात रिश्तेदार वहाँ पाए जाते हैं, उनके माता पिता वहाँ होते हैं, तो वो उनसे ज़्यादा निकट रहती हैं। तो उनकी प्रवृत्ति अपने जन्मजात रिश्ते की इकाई के साथ सतर्कता और सहानुभूति बनाए रखने की होती है, तो वो उनके आसपास रहती है तो उनसे उनको ज़्यादा सहानुभूति होती है। और वाटुक ये भी मानती हैं कि मेरठ में नगरीकरण से पूर्व पितृवशीय महत्व अधिक था, ठीक है, पितृवशीय महत्व वहाँ पर अधिक पाया जाता है। पितृवशीय मतलब पिता का बेटा ही वंशज बनेगा आगे। गांधी का मत है कि भारत के नगरों में महिलाओं का विवाह वही हुआ जहाँ उनके माता पिता रहते हैं, जबकि उत्तर भारतीय गांवों में महिलाओं को विवाह के पश्चात जनजाति गांव से अलग कर दिया गया। गांधी का मत ये हुआ कि उन्होंने देखा कि जो भारत में नगरों की महिलाएँ थी उनका विवाह कहाँ होता था, जहाँ उनके माता पिता रहते थे, जबकि जो उत्तर भारतीय गाँव थे वहाँ पर क्या होता था, लड़की को उनके जनजातीय नगर जहाँ पे जनजातीय गाँव था उससे अलग भेज दिया जाता था। तो चेकी ने यहाँ पे सब अपने अपने मत बता रहे हैं। तो चेकी ने बताया कि कर्नाटक के धारवाड़ नगर का जो उन्होंने अध्ययन किया होगा तो उपनगरों में ब्राह्मण और लिंग्यात दो जाति समूहों का अध्ययन किया उन्होंने पाया कि जटिल आधुनिक नागरिक जीवन की मांगों को पूरा करने क्रम में उपांतरित विस्तृत परिवार का अभ्युदय हो रहा है और इसमें एकल परिवारों की श्रृंखला सम्मिलित होती है जो परस्पर सहयोग के लिए समतावादी आधार पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसके घटक सदस्य परिवार और व्यक्तियों की गतिशीलता स्पर्धाओं को सुगम बनाने के लिए कार्यरत होता है। तो उन्होंने इसमें पाया कि जो जटिल आधुनिक नागरिक जीवन था, जो नगरीय जीवन था, वो कैसे बेस था, कैसे जो विस्तृत परिवार था, जो कि जॉइंट फैमिली था, उनका कैसे अभ्युदय हो रहा था, कैसे वो टूट रही थी और एकल परिवारों में परिवर्तित हो रही थी। तो मेरी चटर्जी बनारस नगर का उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि मंगी इलाके में नातेदारी के अपने अध्ययन में पाती हैं कि मोहल्ला में व्यक्तियों के लिए चाहे वे संबंधित हो या नहीं, अभी इलाके के बाहर भी मिलने वाले अधिकतर व्यक्तियों के लिए भी नातेदारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
उनका मतलब कि जो मोहल्ले में लोग रहते हैं वो उसको अपना रिश्तेदार बताते हैं कि हमारी इनसे नातेदारी है, या अधिकतर व्यक्ति जिनको वो जानते हैं उससे नातेदारी का संबंध बनाते हैं। ठीक है, तो गांधी के अनुसार नगरीय भारत में नातेदारी के पैटर्न में परिवर्तन की दृष्टि से सहायता और परिवर्तन के बीच विश्वकारी असंगति दिखाई पड़ती है। तो गांधी के अनुसार उन्होंने ये माना है कि नगरीय भारत में नातेदारी के पैटर्न में परिवर्तन आया है। ठीक है, तथापि परिवर्तन निम्न में हो सकता है, ना कि स्वरूप में। उनका कहना है कि नवस्थानीय आवासों में वृद्धि, जैसे जैसे आवासों में वृद्धि हो रही है तो लोग आपस में जुड़ते जा रहे हैं, उससे भी परिवर्तन हो रहा है नातेदारी में। बाह्य स्वरूपों में भी परिवर्तन हो रहा है, नातेदारी के पैटर्न के परिणाम में भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो कौनिकलन और अन्य के अनुसार नगरीकरण स्तरों और बाहर में गृहस्थियों की पत्नी का रोजगार महिलाओं की शैक्षिक स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण कारक है। तो इसमें क्या दिखा रहे हैं कि कहीं पे कौनिकल है और उनके जो और भी लोग हैं वो मानते हैं जो नगरीकरण है उसमें क्या हो रहा है, महिलाएं जो है बाहर कार्य करने जा रही हैं, जो कि उनका स्वतंत्रता वो चाहती हैं ताकि वो कार्य कर सके। वो भी एक महत्वपूर्ण कारक है नातेदारी का, कि वो बाहर निकलती हैं तो वो नातेदारी बनाती है, लोगों से जुड़ती हैं, अपने काम में आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो कैसे हमने देखा कि नगरीकरण की प्रक्रिया परिवार में और नातेदारी की संस्था में कैसे वो जरूरी है, कैसे कैसे उसमें नगरीकरण की प्रक्रिया में उसमें बदलाव आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो तीनों हमने कवर कर ली हैं एमए सोशियोलॉजी सेकेंड ईयर के नगरीय समाजशास्त्र के। और पेपर में आपको परिभाषा जरूर लिखनी है नगरीकरण की। जैसे अब मैं आपको बताऊंगी, एक वीडियो में ये भी बनाऊंगी कि आपको कि आपको एक क्वेश्चन मिला है तो आप उसका आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, अगर जैसे मैं आपको उसमें बताऊँ, नगरीकरण में आपको क्वेश्चन आया कि नगरीकरण किसे कहते हैं, नगरीकरण की परिभाषा दीजिए और भारत में परिवार की संस्था में नगरीकरण की प्रक्रिया बताइए। भारत में परिवार की संस्था में नगरीकरण की प्रक्रिया या निरंतरता और परिवर्तन की प्रक्रिया बताइए। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप मैंने जो आपको फर्स्ट वीडियो दिखाई थी उसमें आप लिखेंगे कि नगरीकरण किसे कहते हैं अपनी भाषा में, ये हमारा अपनी भाषा में, ये नहीं लिखेंगे आप, थोड़ा बड़ा है। इसके बाद आप लिखेंगे उसकी परिभाषा, जो कि मैंने आपको कहा था, इसे याद कर लेना। क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता रही हूँ। ठीक है, पहले आपने नगरीकरण जरूर लिखना है क्योंकि उन्होंने हमें नगरीकरण पूछा है। फिर उसमें आप थोड़ा सा बता देना कि भारत में नगरीकरण की क्या प्रक्रिया है, जो मैंने आपको समझाई थी, कैसे आर्थिक वृद्धि पर आधारित है और कैसे कैसे उनका वो है, ये वीडियो में मैंने आपको सब बताया। फिर आप आना परिवार की संस्था में। ठीक है, क्योंकि उन्होंने परिवार की संस्था का पूछा, फिर आप परिवार की संस्था के लिखना कि कैसे कैसे परिवार में नगरीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। तो आपको ये समझ आया। इसमें मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी कि असाइनमेंट कैसे बनाने हैं इग्नू के और कैसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे आंसर लिखने चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय।